हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम संडे स्पेशल में आज साइंस की मैराथन देखने वाले हैं। इस मैराथन में दोस्तों हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान की क्वेश्चंस और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को करने वाले हैं। दोस्तों यह मैराथन आपके यूपी पुलिस, रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, दोस्तों रेलवे आरपीएफ और दोस्तों अन्य किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उन पर आधारित क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बनी बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन और दोस्तों कुछ जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से उसको देखने वाले हैं। दोस्तों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है कहलाता है? एमीटर कहलाता है, ओम मीटर कहलाता है, थर्मामीटर कहलाता है, दोस्तों जाइरोस्कोप कहलाता है। बताइए। एक यंत्र दोस्तों जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह एमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर का, बोलोमीटर का, बैरोमीटर का या दोस्तों अमीटर का? बताइए। समुद्र तल की दोस्तों यदि गहराई मापने की बात की जाए, किसकी दोस्तों? समुद्र तल की यदि गहराई मापने की बात की जाए तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है और वायुमंडलीय दाब की बात की जाए तो दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दाब दाब में दोस्तों बा आता है और बा फॉर बैरोमीटर, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के पहले कुछ जो प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र हैं उनके जो कार्य हैं यानी वो क्या क्या चीज किस किस चीज का मापन करते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पॉलीग्राफ की। पॉलीग्राफ का उपयोग दोस्तों झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, उसका पता यह यंत्र बता देता है। अगला है दोस्तों सीस्मोग्राफ। इससे क्वेश्चन दोस्तों भर भर की परीक्षाओं में आते हैं। सीस्मोग्राफ का उपयोग दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए की जाती है। किसका दोस्तों? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सेक्सटेंट दोस्तों, इसका उपयोग खगोलीय वस्तुओं की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग दोस्तों? सेक्सटेंट का उपयोग जो खगोलीय वस्तु हैं उनकी ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ओडोमीटर। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों जो आपकी बाइक होती है, आपकी कार होती है, उसमें दोस्तों ओडोमीटर लगा होता है। दोस्तों अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर का दोस्तों उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए? उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों ओम मीटर। कौन सा मीटर दोस्तों? ओम मीटर। ओम मीटर का दोस्तों उपयोग विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप बेझिझक बता सकते हैं ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैक मीटर। वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के पदों को मापने के लिए मैक मीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। आप दोस्तों लैक्टोमीटर से यह पता लगा सकते हैं कि दूध में पानी है या नहीं है। अगला है दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, यानी वायुमंडल में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आर्द्रता है, इस बात का पता आप हाइग्रोमीटर से लगा सकते हैं। अगला है दोस्तों हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर दोस्तों द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। द्रव यानी दोस्तों एक प्रकार से हाइड्रो हाइड्रो मीन्स दोस्तों क्या होता है? पानी होता है। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। पानी क्या है? एक द्रव है। तो दोस्तों जहां भी हाइड्रो की बात आए, हाइड्रोमीटर की बात आए, समझ लीजिएगा वहां पर कोई भी द्रव है उसके घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उस ऊर्जा
माफ करिए ऊष्मा की मात्रा यानी ऊष्मा के कितनी मात्रा में है इसको मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करें बैरोमीटर की तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने इसको क्वेश्चन के रूप में भी किया था। दोस्तों बात करें आइडियोमीटर की तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आइडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का प्रयोग दोस्तों समुद्र तल में जो तेल के कुएं हैं उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों फेदोमीटर। तो दोस्तों फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, निम्नलिखित में सदिश राशि नहीं है, विस्थापन, बल, त्वरण या चाल। बताइए दोस्तों इसमें से सदिश राशि कौन सी है जो नहीं है। दोस्तों जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं, वह दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश होती हैं और एक दोस्तों अदिश होती हैं। दोस्तों जो सदिश राशियां वे होती हैं जिनकी एक निर्धारित दिशा होती है, जबकि अदिश राशियां वे होती हैं जिनकी कोई भी दिशा निर्धारित नहीं होती है। यानी दोस्तों जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। इसका उदाहरण दोस्तों अदिश राशि का उदाहरण के अंतर्गत आप द्रव्यमान को ले सकते हैं। किसको? द्रव्यमान को ले सकते हैं। द्रव्यमान हो गया दोस्तों। अदिश राशि में आप तापमान को भी ले सकते हैं। किसको दोस्तों? तापमान को भी अदिश राशि में ले सकते हैं। यदि बात करें सदिश राशि की जिनकी दोस्तों दिशा निर्धारित होती है, लेकिन सदिश राशियों में दोस्तों परिमाण तो होता है लेकिन इसके साथ साथ इनकी दिशा भी निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, वेग आता है, विस्थापन भी इसी के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाल दोस्तों सदिश राशि नहीं है बल्कि क्या है, यह एक अदिश राशि है। इसी प्रकार बल जो है दोस्तों यह सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों पारसेक इकाई है दूरी की, समय की या प्रकाश की चमक की या दोस्तों समय की। यहां पर ऑप्शन सेम हो गए हैं लेकिन आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है? तो दोस्तों जो पारसेक है यह दूरी की इकाई है। दूरी को मापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है। दूरी को मापने के लिए दोस्तों मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और दोस्तों पारसेक और दोस्तों प्रकाश वर्ष इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है या डाइन होता है? बताइए दोस्तों। वर्क के मात्रक बताने हैं आपको। दोस्तों वर्क का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? कार्य का मात्रक क्या जूल होता है या दोस्तों न्यूटन होता है या फिर वाट होता है? बताइए दोस्तों आप। जूल या न्यूटन, कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्य का मात्रक जूल ही होता है। आगे बढ़ते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज स्तर पहले जितना ही होगा, जहाज का जो स्तर है उसका पहले जितना ही होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा या पहले दोस्तों ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा या दोस्तों नीचे हो जाएगा? बताइए दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप ये जहाज मान लीजिए, ये जहाज है दोस्तों। ये जहाज जब पानी में उतरता है तो क्या दोस्तों ये पहले ऊपर आएगा या सीधे नीचे चला जाएगा? क्या होगा दोस्तों इसके साथ? तो दोस्तों जब भी जहाज पानी में उतरता है तो थोड़ा सा पहले ऊपर की ओर आता है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री तापमान पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 0 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, -4 डिग्री पर या दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? बताइए। जो जल का सर्वाधिक घनत्व है वह कितने डिग्री तापमान पर होता है? दोस्तों जो जल का सर्वाधिक घनत्व है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8।
ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? इस्पात में, हवा में, जल में या दोस्तों निर्वात में? दोस्तों ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ये क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है। ध्वनि के लिए दोस्तों किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि तभी दोस्तों यात्रा करती है जब उसमें कोई माध्यम होता है। दोस्तों इस्पात का मतलब है लोहा। तो दोस्तों ध्वनि जो है वह लोहे में यात्रा कर सकती है, हवा में भी दोस्तों यात्रा कर सकती है, जल में भी कर सकती है, परंतु दोस्तों निर्वात में नहीं कर सकती। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा का मात्रक होता है, वोल्ट होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, एम्पियर होता है या दोस्तों कैंडिला होता है? बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का जो मात्रक है वही एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सरल है, इसके बाद दोस्तों थोड़ा हाई लेवल तक भी हम जाएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ मात्रक हैं और उनकी कौन सी राशियों का कौन सा मात्रक है उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर होता है, आप सभी जानते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ताप का मात्रक दोस्तों केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक दोस्तों मोल होता है। जबकि दो ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों क्या होता है? कैंडिला होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है डायनमो, विद्युत रासायनिक सेल, सौर सेल या माइक्रोफोन? बताइए दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी दोस्तों सोलर पैनल की आप बात कर सकते हैं। जो सोलर पैनल होता है वह प्रकाश जब सूर्य का पड़ता है उसको वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अर्थात दोस्तों जो सौर सेल होते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के कानों को सुनाई देने वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है या दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है या दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से कम होती है? बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा? मनुष्य के कानों को जो सुनाई देने वाली तरंगे हैं वह श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति है वह कितनी हो जाएगी? दोस्तों 20,000 से यदि अधिक की बात करें तरंगों की आवृत्ति की तो दोस्तों ये चमगादड़ सुन सकते हैं। कौन दोस्तों? चमगादड़ सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकता। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डेसिबल मात्रक है ध्वनि की तीव्रता का, चुंबकीय तीव्रता का, दूरी का या चुंबकीय क्षेत्र का? बताइए डेसिबल किसका मात्रक है? तो दोस्तों डेसिबल जो है ये ध्वनि का मात्रक है। किसका? ध्वनि का। दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम डेसिबल में मापते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यकता मात्रा को कहा जाता है? जूल, कैलोरी, ताप या किलो कैलोरी? दोस्तों 1 ग्राम जल का तापमान यदि आपको 1 डिग्री बढ़ाना है तो जिस मात्रा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों काफी घुमाया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों उसको कैलोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14, 1 कैलोरी लगभग कितने जूल के बराबर होती है? 8 जूल के, 12.5 जूल के, 4.2 जूल के या दोस्तों 2.4 जूल के? बताइए 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? तो दोस्तों जो 1 कैलोरी ऊर्जा है यह दोस्तों 4.2 जूल के बराबर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या दोस्तों 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर? बताइए जो परम शून्य ताप होता है वह कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों यह -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण या ये सभी? बताइए ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है?
तो दोस्तों ऊष्मा के जो संचरण की विधि है वह ये सभी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर चालन, संवहन और विकिरण, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की पावर 8। दोस्तों 108 नहीं है, 10 की पावर 8 है, ये भी 10 की पावर 8 है। 3 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या दोस्तों शून्य। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो समतल दर्पण आपस में 90 डिग्री पर लगे हुए हैं, तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ये दो ठो समतल दर्पण हैं, ये 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। दोस्तों इनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रक चालक अपने बगल का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। गोलीय दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल का, या दोस्तों समतल का। बताइए। तो दोस्तों जो ट्रक चालक होते हैं ये अपने बगल का दृश्य देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, हीरे की चमक का कारण होता है पूर्ण परावर्तन, पूर्ण अपवर्तन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या दोस्तों पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। बताइए हीरा है जो दोस्तों इसकी चमक का प्रमुख कारण क्या होता है। तो दोस्तों इसकी चमक का प्रमुख कारण ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन और किस में होता है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो इंटरनेट की केबल बिछाई जाती है, यानी दोस्तों जो प्रकाशिक तंतु होता है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि आप चंद्रमा की सतह पर खड़े हैं तो आपको आकाश का रंग दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, या दोस्तों लाल दिखाई देगा। बताइए यदि आप दोस्तों चंद्रमा की सतह पर खड़े हैं तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों आकाश का रंग काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल, उत्तल, समतल, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि निकट दृष्टि, एक ट्रिक याद कर लीजिए, निकटावतल। क्या दोस्तों, निकटावतल अर्थात दोस्तों निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। दूरुत्तल दोस्तों, दूरुत्तल यानी दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट प्रति मीटर मात्रक होता है कार्य का, विद्युत तीव्रता का, बलाघूर्ण का, या ज्योति तीव्रता का। बताइए दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक आप सभी जानते हैं कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। और विद्युत विद्युत कार्य का दोस्तों क्या होता है, बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है। आप वोल्ट प्रति मीटर का मात्रक इसमें बताइए क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। कार्य का भी आपको बताना है दोस्तों। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में सुमेलित नहीं है। विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत विभव वोल्ट, प्रतिरोध फैराडे, विद्युत धारा एम्पियर। बताइए दोस्तों कौन सा है जो सुमेलित नहीं, यानी राशि राशि और उसका मात्रक कौन सा सुमेलित नहीं है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, सही बात है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, अर्थात यह गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का, हाइड्रोफोन का, गायरोस्कोप का, या हाइग्रोस्कोप का। बताइए पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए किसका दोस्तों उपयोग किया जाता है, हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से संपूरक मात्रक है, एम्पियर, मोल, रेडियन या दोस्तों कैंडिला। दोस्तों संपूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और दोस्तों यदि घन कोण की बात करें, संपूरक मात्रक है दोस्तों ये, तो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इनको भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो संपूरक मात्रक है वह रेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, डायनमो, विद्युत मोटर, लाउड स्पीकर या दोस्तों मोमबत्ती। बताइए, विद्युत ऊर्जा को दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में, दोस्तों अब जब आप दोस्तों डीजे बजाते हैं, आपने देखा होगा जब आप डीजे बजाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वहां से दोस्तों विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा किससे होकर निकलती है, साउंड से होकर निकलती है। अर्थात लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण दोस्तों, विद्युत मोटर। जो दोस्तों विद्युत मोटर होती है यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कौन सा यंत्र वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो दोस्तों विद्युत मोटर का यह कार्य है कि वह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला है दोस्तों डायनमो। डायनमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों डायनमो यदि आप नहीं जानते तो आप जनरेटर तो जानते ही होंगे। जनरेटर में ही डायनमो लगा होता है, या यूं कहें जनरेटर को ही डायनमो कहा जाता है। अगला है दोस्तों लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर दोस्तों वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला है दोस्तों माइक्रोफोन। माइक्रोफोन दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात करें विद्युत बल्ब की, तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य विद्युत बल्ब करता है। बात करें यदि विद्युत सेल की, तो दोस्तों यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? क्यों दोस्तों प्रकाश का नीला रंग दिखाई देता है? तो दोस्तों यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है इसमें दोस्तों नीला रंग अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आप ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दर्पण निर्माण के लिए पारदर्शी शीशे पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, पारा का, या दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं? बताइए। दोस्तों आपने शीशा देखा होगा, जब आप रोज ही देखते होंगे तो दोस्तों उसके पीछे एक लेप लगा होता है, जिसकी वजह से ही आप उसमें अपनी शक्ल देख पाते हैं, नहीं दोस्तों आर पार दिखने लगे। तो वह जो लेप होता है दोस्तों वह किसका होता है? तो दोस्तों वह सिल्वर नाइट्रेट का भी हो सकता है और पारे का भी हो सकता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है, पीला, हरा, लाल या नीला? बताइए। दोस्तों प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? हरा होता है, लाल होता है और नीला होता है। परंतु दोस्तों जो पीला है यह प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होगा? प्रोटीन का, एल्काइन का, एल्कीन का, या दोस्तों एल्केन का? बताइए। इसका दोस्तों जो क्वथनांक है वह सबसे उच्च होगा, तो दोस्तों एल्काइन का होगा। किसका दोस्तों? एल्काइन का होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32, आर्द्रता क्या है? जब जल में वायु उपस्थित होती है, जब जलवाष्प वायु से जल में स्थानांतरित होता है, जब अन्य गैसें हवा में स्थानांतरित होती हैं, या दोस्तों जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है? बताइए आर्द्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है तो वह आर्द्रता कहलाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने, और दोस्तों वर्षा, बर्फ या ओलों
जैसी वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदनों को वायुमंडल में भेजता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहां से कठिन प्रश्न थोड़ा शुरू हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन दोस्तों आजकल के ट्रेंड में चल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी हद तक पूछे जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉपलर वेदर रडार कहलाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41, माफ करिएगा 34। 1600 के दशक में इस नियम को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था कि जब किसी तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो। दोस्तों 1600 के दशक में क्या क्या वर्णन करने के लिए नियम विकसित किया गया था कि दोस्तों यदि कोई तरल पदार्थ है यानी पानी भरा है, इसमें कोई बल लगाया जाएगा तो यह बल दोस्तों चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यह कौन सा नियम कहता है? टोरिकेली का नियम, पास्कल का नियम, ग्राहम का नियम या दोस्तों मैंग्रस का नियम? बताइए इस बात की व्याख्या कौन सा नियम करता है? दोस्तों पास्कल का नियम इस बात की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विब ग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? पीले रंग की, हरे रंग की, बैंगनी रंग की या लाल रंग की? बताइए दोस्तों। ऊर्जा की बात की गई है, किस रंग की ऊर्जा की सबसे कम होती है? तो लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम होती है या सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? लाप्लास का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम या दोस्तों किरचॉफ का नियम? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वह चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? तो दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? कूलाम का नियम हो जाएगा। यह कूलाम का नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, कूलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल वितरित आवेश के लिए मान्य, ना तो बिंदु आवेश और ना ही वितरित आवेश के लिए मान्य, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य, दोस्तों बिंदु और वितरित आवेश दोनों के लिए मान्य? बताइए कूलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकदम सही है? तो दोस्तों केवल बिंदु आवेश के लिए यह मान्य होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश विद्युत प्रभाव की किस प्रकृति को दर्शाता है? क्रिस्टलीय प्रकृति को, तरंगीय प्रकृति को, कणीय प्रकृति को या दोस्तों द्वय प्रकृति को? बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो दोस्तों जो प्रकाश है विद्युत प्रवाह की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सही कथन की पहचान कीजिए। न्यूटन बल का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है, जूल बल का मात्रक है या दोस्तों जूल शक्ति का मात्रक है? बताइए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो जूल है यह कार्य का मात्रक है। किसका? कार्य का मात्रक है। जबकि न्यूटन जो है यह बल का मात्रक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है, अप्रिय ध्वनियां शोर कहलाती हैं। दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, यानी ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती, इसलिए यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है? प्यूपिल कहा जाता है, दृष्टिपटल कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है या लेंस कहा जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसको परितारिका कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम, केपलर का नियम दोस्तों या आर्किमिडीज का सिद्धांत? बताइए।
इस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों न्यूटन की गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी सीधा, आभासी उल्टा, वास्तविक उल्टा या वास्तविक सीधा, बताइए। तो दोस्तों यह आभासी बनता है और सदैव सीधा बनता है। इसीलिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में दोस्तों पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए लगाया जाता है। पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन तरीकों यानी प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण और चालन और संवहन, बताइए। किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों विकिरण द्वारा किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन अपने वाहन के पार्श्व दृश्य को यानी पीछे के दृश्य देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना होगा? तो दोस्तों उसे उत्तल दर्पण चुनना होगा। अभी हमने इस बात पर चर्चा की थी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में डॉट डॉट की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करती है? फैराडे नियतांक, हबल नियतांक, प्लांक नियतांक या विद्युत नियतांक, बताइए। तो दोस्तों वह है हबल का नियतांक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेविमीटर का, एनीमोमीटर का, रिएक्टर स्केल का या दाब सेंसर का? तो दोस्तों रिएक्टर स्केल का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर या हाइग्रोमीटर, बताइए। एक उपकरण जो दोस्तों परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे एमीटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? ऊर्जा का जूल, आवृत्ति का हर्ट्ज, दाब का न्यूटन या शक्ति का वाट, बताइए कौन सा है जो गलत है? तो दोस्तों दाब का न्यूटन गलत है, बल्कि न्यूटन किसका होता है? न्यूटन दोस्तों बल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कंपन को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बल की इकाइयां जूल, अश्वशक्ति, टार, किए गए कार्य की इकाइयां न्यूटन, पास्कल, बार, दाब की इकाइयां पास्कल, बार और टार, आयतन की इकाइयां किलोग्राम, ग्राम या मीटर, बताइए कौन सा है जो बिल्कुल सही है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन सी, जो दाब की इकाइयां हैं वह पास्कल, बार और टार हैं। दोस्तों फिजिक्स यहां से खत्म होती है। अब हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान यानी दोस्तों केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो चलिए दोस्तों केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ये रहा, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किस गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या दोस्तों आर्गन, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। दोस्तों यदि ऑक्सीजन की बात करें तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए पौधे दोस्तों श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। श्वसन की जहां भी बात आए, फिर चाहे वो पौधे हों दोस्तों या कोई मानव हो या दोस्तों कोई जीव हो, सभी दोस्तों ऑक्सीजन यानी O2 का उपयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पानी में क्लोरीन की गोलियां या डॉट डॉट मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? साधारण नमक मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, बेकिंग सोडा मिलाकर या दोस्तों हल्दी पाउडर मिलाकर, बताइए।
पानी में क्लोरीन की गोलियां या दोस्तों डॉट डॉट मिलाकर क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया की जाती है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, लवणीय होती है या दोस्तों उदासीन होती है। बताइए स्वाद में जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। दोस्तों यदि अम्ल की बात करें तो जो दोस्तों H प्लस आयन देते हैं, कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। और दोस्तों जो OH माइनस आयन देते हैं दोस्तों वह क्षार कहलाते हैं। अम्ल और क्षार दोस्तों जब आपस में मिल जाते हैं तो यह मिल करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। दोस्तों जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं दोस्तों वह स्वाद में तीखे या दोस्तों यूं कहें कसैले होते हैं। कैसे होते हैं, कसैले होते हैं। जो दोस्तों अम्ल होता है इनका जो pH मान होता है वह दोस्तों 7 से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। जबकि जो क्षार होते हैं इनका जो pH होता है वह 7 से क्या होता है, अधिक होता है। अम्ल दोस्तों जो नीला लिटमस पेपर है उसको क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों जल वह अम्ल कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या दोस्तों ओजोन। बताइए कौन सी गैस है जो सूर्य की आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों वह है ओजोन गैस। कौन सी गैस है, ओजोन गैस है। दोस्तों ओजोन को मापने की इकाई क्या है, डाबसन है। ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वह क्या कहलाती है, डाबसन कहलाती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में सुमेलित नहीं है। NaOH कास्टिक सोडा, CaCO3 खड़िया, KOH कास्टिक पोटास, Na2CO3 नौसादर। बताइए ये होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। बताइए दोस्तों कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों डी है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अम्लीय वर्षा में मुख्यतः होता है HNO3, H2SO4 या दोस्तों ए व बी दोनों या केवल बी। बताइए अम्लीय वर्षा में क्या होता है। दोस्तों अम्लीय वर्षा में HNO3 और H2SO4 दोनों होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है, प्रोपेन व ब्यूटेन। तो दोस्तों इसमें प्रोपेन व ब्यूटेन ही सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार नीले लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं या अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। बताइए सत्य कथन की पहचान करनी है। दोस्तों जो अम्ल होता है अभी मैंने आपको बताया वह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी यह उल्टा लिखा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्षार दोस्तों क्षार क्या करता है, क्षार दोस्तों क्या करता है, लाल को नीला करता है। यानी क्षार भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में पाया जाने वाला अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या दोस्तों एसिटिक अम्ल। बताइए दही में पाया जाने वाला जो अम्ल है वह कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों जो दही में पाया जाता है वह कौन सा अम्ल होता है, वह लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पदार्थ व उनमें उपस्थित कुछ अम्ल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कहीं पर एक छोटे से किनारे पे। पदार्थ नींबू, संतरा और मौसमी, इसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। किस में, नींबू, संतरा और मौसमी में सिट्रिक अम्ल होता है। यानी खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
इमली, अंगूर और कच्चा आम, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी तो खट्टे होते हैं दोस्तों, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है स्पेशली कि दोस्तों नींबू, संतरा और मौसमी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी, मधुमक्खी व बिच्छू के डंक में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में दोस्तों, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों यहां पर एसिटिक अम्ल ये HCOOH पाया जाता है, यहां पर CH3OOH पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल और चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बी और सी दोनों। बताइए दोस्तों, ये दोस्तों परमाणु हो गया आपका, ये उसका नाभिक हो गया। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है यह परमाणु के बाहर कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है, और परमाणु का जो केंद्रक होता है यानी जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का, बी और सी दोनों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या दोस्तों उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है? दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक इस प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके दोस्तों परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक जो होते हैं वह क्या होते हैं? समान होते हैं। ये है दोस्तों प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है दोस्तों ट्राइटियम। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी रदरफोर्ड द्वारा, हेनरी बेकरेल द्वारा, गोल्डस्टीन द्वारा या दोस्तों न्यूटन द्वारा। बताइए, जो रेडियो सक्रियता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समस्थानिकों में समान होता है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या या न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या। बताइए दोस्तों, समस्थानिकों में हमेशा परमाणु क्रमांक समान होता है और संभारिकों में परमाणु भार समान होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14, अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 या 7 से अधिक या शून्य। बताइए, अम्ल का मान दोस्तों 7 से कम होता है, क्षार का मान 7 से अधिक होता है, जबकि जो पानी है उसका पीएच मान कितना होता है? शून्य होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 से कम होता है अम्लों का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से पहले कुछ पदार्थों के पीएच मान जान लेते हैं। जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, शून्य नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा, वो थोड़ा गलत इस पीछे मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.3 से 7.5 तक होता है। दोस्तों जो जल का पीएच मान है वह 7 होता है, इसलिए दोस्तों जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ना इसको दोस्तों जीरो भी आप कह सकते हैं, यानी दोस्तों इसका पीएच मान 7 से ना अधिक है, न यह अम्ल है, न यह क्षार है, अर्थात उदासीन है, इसलिए जीरो भी कहा जा सकता है। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। रक्त का पीएच मान मानव के रक्त का दोस्तों 7.3 से 7.5 होता है, जबकि मानव लार की यदि बात करें तो मानव लार का जो पीएच मान होता है वह 6.5 से 7.5 होता है, जबकि मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 5.5 से 7.5 होता है। काफी का पीएच मान दोस्तों 4.5 से 5.5 होता है, जबकि सिरके का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस होती है CO और N2, CH3 और O2, CO प्लस H2 या CH3 प्लस C2H6। बताइए, प्रोड्यूसर गैस होती है तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस कौन कौन सी होती है? CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये प्रोड्यूसर गैस कहलाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक कठोर धातु होती है हीरा,
प्लेटिनियम, प्लेटिनम, ओसियम, ओस्मियम या दोस्तों चांदी? बताइए सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? दोस्तों प्लेटिनम होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, अम्लराज HNO3, क्या दोस्तों अम्लराज HNO3 व HCl का मिश्रण होता है, इसमें ये किस अनुपात में पाया जाता है? दोस्तों HNO3 और प्लस HCl को क्या कहा जाता है? अम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लराज कहा जाता है। और इनका जो दोस्तों अनुपात होता है, इनका जो अनुपात होता है वह 1:3 का अनुपात होता है। ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, कशीस का तेल H2SO4 कहलाता है, K2SO4, कैल्शियम सल्फेट या दोस्तों फेरस सल्फेट? बताइए कशिश का तेल, कशिश का तेल दोस्तों H2SO4 को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है टार्टरिक अम्ल, टैनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या दोस्तों मैलिक अम्ल? बताइए इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? दोस्तों चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखिए। पीछे दोस्तों थोड़ा संशोधन कर लेते हैं, जहां पर दोस्तों अम्ल और उनके वो बताए गए थे, वहां पर जो एच ये दोस्तों यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर दोस्तों ये एसिटिक अम्ल नहीं है, यहाँ मिस टाइपिंग है। यहाँ पर दोस्तों फार्मिक अम्ल है। क्या है दोस्तों? फार्मिक अम्ल है, इसको याद रखिएगा। HCOOH को क्या कहा जाता है? फार्मिक अम्ल कहा जाता है। तो चींटी, मधुमक्खी व बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इमली में पाया जाता है वह टार्टरिक अम्ल होता है और चींटी या बिच्छू के डंक वगैरह में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। पीछे दोस्तों हमने संशोधन करवा दिया है, आपने कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शुष्क बर्फ का सूत्र होता है CH4, H2O, CO2 या HCl? बताइए शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है? दोस्तों जो शुष्क बर्फ होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दवा का रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या लेड परऑक्साइड? बताइए लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों लाल दवा का जो रासायनिक नाम है वह पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगले से पहले दोस्तों कुछ पदार्थ व उनमें उपस्थित जो अम्ल हैं, उनमें पदार्थ व दोस्तों उनके जो रासायनिक नाम है उन पर चर्चा कर लेते हैं। पदार्थों के सूत्र और उनके रासायनिक नाम, उनके जो व्यापारिक नाम है यानी जो नॉर्मली नामों का उपयोग किया जाता है उन पर चर्चा कर लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर मिस टाइपिंग है, इस पर ध्यान न दीजिएगा। रासायनिक सूत्र दोस्तों CuSO4 इंटू 5H2O, दोस्तों कापर सल्फेट बोला जाता है, इसको दोस्तों नीला कशिश भी कहा जाता है। ZnSO4 इंटू 7H2O, इसको जिंक सल्फेट बोला जाता है, इसको सफेद कशिश भी कहा जाता है। NH2CONH2, इसको दोस्तों कार्बामाइड या दोस्तों अमोनिया भी कहा जाता है, यानी इसको व्यापारिक नाम में इसको यूरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरिया बोला जाता है। Pb3O4 को दोस्तों लेड परऑक्साइड बोला जाता है, इसको लाल सिंदूर कहा जाता है। PbO को दोस्तों लेड ऑक्साइड बोला जाता है, जिसको दोस्तों लिथार्ज भी बोलते हैं। PbS को दोस्तों लेड सल्फाइड बोलते हैं, इसको गैलेना भी कहा जाता है। और FeSO4 इंटू 7H2O को दोस्तों फेरस सल्फेट बोला जाता है, इसको हरा कशिश कहा जाता है। दोस्तों NaOH को दोस्तों सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बोला जाता है और इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। Na2CO3 को दोस्तों सोडियम कार्बोनेट और धामन सोडा भी कहा जाता है। NaHCO3 को दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको खाने का सोडा कहा जाता है। NaNO3 को दोस्तों सोडियम नाइट्रेट और इसका व्यापारिक नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर है। दोस्तों KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है और इसको लाल दवा भी कहा जाता है। CaCO3 दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट
होता है, इसको चाक या खड़िया या संगमरमर भी कहा जाता है। और CaO को दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्न में से किसका अयस्क है? कॉपर का, एल्युमिनियम का, लोहे का या जिंक का? बताइए दोस्तों, बॉक्साइड जो है यह किसका अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से उत्कृष्ट धातु नहीं है? सोना, चांदी, कॉपर या प्लेटिनम? बताइए। तो दोस्तों जो कॉपर है यह उत्कृष्ट धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है? लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का या निकिल का? तो आप सभी जानते हैं यह टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाथ से गैस है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड? बताइए। तो दोस्तों जो हाथ से गैस है वह नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले धनात्मक क्षेत्र को कहा जाता है? कोष, नाभिक, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? बताइए। परमाणु के अंदर जो धनात्मक कोष पाया जाता है, धनात्मक क्षेत्र पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको नाभिक के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में सबसे हल्की धातु है? हाइड्रोजन, लिथियम, कॉपर या एल्युमिनियम? बताइए। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। कौन है दोस्तों? लिथियम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें मिश्रण होता है कॉपर व जिंक का, कॉपर व टिन का, जिंक व टिन का या इनमें से किसी का नहीं? बताइए। दोस्तों पीतल में कॉपर व जिंक का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों O3 को ओजोन गैस कहा जाता है। इसको मापने की इकाई डाबसन होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु है? नहीं है दोस्तों। Mg, Be, Na या कैल्शियम? बताइए। मैग्नीशियम, बेरिलियम, सोडियम या कैल्शियम? कौन सी है जो दोस्तों क्षारीय मृदा धातु नहीं है? दोस्तों निगेटिव पूछा है। दोस्तों जो सोडियम है यह क्षारीय मृदा धातु नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? नोनेन, आइकोसेन, ट्राइकॉन्टेन या ऑक्टेन? बताइए। तो दोस्तों आइकोसेन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है? साबुन के कारण हल्दी का रंग बदलना, नेल पॉलिश रिमूवर का शीतलन प्रभाव, आम का पकना या डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़े साफ करना? बताइए किसमें केमिकल प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है? दोस्तों साबुन के कारण हल्दी का रंग बदलना, इसमें दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या है शामिल नहीं है या है? बताइए। या दोस्तों नेल पॉलिश रिमूवर का शीतलन प्रभाव? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी? क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर क्रैकर, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बटर और चिकन नगेट्स जैसे खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाने वाला कौन सा संश्लिष्ट सुगंधित यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले भोजन के रासायनिक को रोकता है, भोजन की रासायनिक क्रिया को रोकता है? दोस्तों तो तृतीयक, ब्यूटाटाइन, हाइड्रोकिनोन, 1,4 डाइक्लोराइड बेंजीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड या दोस्तों डाइएथिल टोल्यूमाइड? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के अपर रूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान कीजिए? हीरा, ग्रेफाइट, टंगस्टन या बंकमिस्टर फुलरिन? बताइए। बंकमिस्टर फुलरिन कौन सा है जो कार्बन का अपर रूप नहीं है? दोस्तों
तो वह टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35। ऊतकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उत्क्रमणीय प्रदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्न में से कौन सा है? क्रिस्टल वायलेट, इयोसिन, एलिजरिन या दोस्तों सैम्फ्रेनिन? बताइए दोस्तों। वह है इयोसिन है। क्या है? इयोसिन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? यू का, यम का, ए का या जेड का? बताइए। तो दोस्तों जेड का उपयोग किया था। किसका? जेड का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। आलू चिप्स के निर्माता आमतौर पर डॉट डॉट चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं। परिवहन के दौरान चिप्स को टूटने से बचाने के लिए, व्यवसायिक लाभ के लिए, पैकेटों को बड़ा दिखाने के लिए, जीवाणुओं संबंधी क्रिया से चिप्स के अपघटन को रोकने के लिए, दोस्तों चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए? बताइए। आमतौर पर दोस्तों जो चिप्स होती है इसकी पैकेट में आप देखते होंगे चिप्स 5 ही होती है, लेकिन पैकेट पूरा वायु से भरा होता है, नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ होता है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों भर दी जाती है दोस्तों? चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। पीने के पानी की बोतलें और कई अन्य घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होने वाली कठोर प्लास्टिक में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? ट्राइफ्लोरीन, बिस्फेनोल ए, हेप्टाक्लोर या क्रोम एलम? बताइए। तो दोस्तों इसमें बिस्फेनोल ए उपस्थित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39। संश्लिष्ट फाइबर, प्रत्यास्थलक, पॉलीमर और पृष्ठ सक्रिय मध्यवर्ती सभी डॉट डॉट उद्योगों के उप समूह हैं। टेक्सटाइल के, पेट्रोकेमिकल के, चीनी के, औषधि के? बताइए। तो दोस्तों यह पेट्रोकेमिकल के सभी उप समूह हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित रसायनों में मेथिल क्लोराइड के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए। CH3Cl, C2H6, CH4 या दोस्तों C2H2? बताइए। मेथिल क्लोराइड, आपको मेथिल क्लोराइड का सूत्र पहचानना है। मेथिल क्लोराइड का सूत्र कौन सा है? मेथिल क्लोराइड का सूत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों। मेथिल क्लोराइड का आपको सूत्र बताना है। मेथिल क्लोराइड का सूत्र, मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा CH3Cl। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चन और जो कंटेंट था वह समाप्त होते हैं। अब दोस्तों हम यहां से देखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और दोस्तों जो महत्वपूर्ण कुछ कंटेंट है उसको हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या दोस्तों पित्ताशय? बताइए। इंसुलिन का उपयोग दोस्तों, इंसुलिन जब दोस्तों इंसुलिन कम हो जाता है, नहीं रिलीज होता है, तो दोस्तों डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज यानी दोस्तों शुगर रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? शुगर हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश या पुष्पीय योनि? बताइए। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो दोस्तों पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? परागकोश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कुछ पौधों के जो मूल स्रोत हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, यानी कौन से पौधे कहाँ से आए हैं। दोस्तों चावल, गन्ना, चना, आम, सुपारी, इलायची और केला ये भारतीय उपमहाद्वीप के पौधे हैं। कहाँ के? भारतीय उपमहाद्वीप के पौधे हैं। सोयाबीन, चाय, खीरा और मूली ये दोस्तों कहाँ से आए हैं? ये चाइना से आए हैं। कहाँ से आए हैं? चाइना से। मक्का कहाँ से आया है? मध्य अमेरिका से। कपास दोस्तों भारत का है। अनार एशिया माइनर का है। राजमा दोस्तों मध्य अमेरिका का है। और तंबाकू कहां से आया है? दक्षिण अमेरिका से आया है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? एसेरिया कोलाय, कोकस या दोस्तों वैसिलस या दोस्तों वाइब्रिया रियो, बताइए कौन सा जीवाणु है दोस्तों जो अंडाकार या गोलाकार अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों वह है कोकस। क्या है? कोकस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, मक्खन किसका उदाहरण है? निलंबन का, पायस का, मिश्रण का या कोलाइड घोल का? बताइए मक्खन किसका उदाहरण है? दोस्तों मक्खन पायस का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों जो रक्त समूह प्रणाली है यानी जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आप सभी जानते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? दाहिना निलय के, बायां निलय के, दाहिना अलिंद के या बायां अलिंद के? बताइए। तो दोस्तों जो महाधमनी है यह बाएं निलय के ऊपर शुरू होती है, शीर्ष पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 1 अगस्त को या दोस्तों 21 सितंबर को? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है यह कब मनाया जाता है? यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, अपघटन करने वाले? बताइए। यानी जो दोस्तों मृत जीव होते हैं उनको मिट्टी में मिला देने, मिट्टी में परिवर्तित कर देने का कार्य अपघटन करने वाले जीव कहलाते हैं, यानी अपघटक कहलाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, टीबी, क्षय रोग या आंत्रज्वर? बताइए विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों विषाणु के कारण हैजा बीमारी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले दोस्तों फलों के जो खाने योग्य भाग हैं उन पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आम का दोस्तों मध्य फल भित्ति हम लोग खाते हैं। अमरूद का पूरा फल खा जाते हैं। सेब और नाशपाती का दोस्तों पुष्पासन खाते हैं। पपीता का दोस्तों मध्य फल भित्ति खाते हैं। नारियल का दोस्तों भ्रूण पोष खाते हैं। काजू का बीज पत्र खाते हैं और दोस्तों मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण को हम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को डॉट डॉट कहा जाता है। फ्लोएम कहा जाता है, कोलेनकाइमा कहा जाता है, स्क्लेरेकाइमा कहा जाता है या दोस्तों जाइलम कहा जाता है? बताइए पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी या दोस्तों चाय? बताइए शुद्ध तरल आहार कौन सा है जो नहीं है? निगेटिव पूछा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है दोस्तों? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12, फलों व सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है? सेब और बैगन में, नींबू और फूल गोभी में, ब्रोकली और संतरा में, दोस्तों पपीता और आलू में? दोस्तों खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों ब्रोकली और संतरे में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, रेनिन या लाइपेस? बताइए क्या डालने पर दोस्तों, जो दूध में डालने पर क्या डालने पर दोस्तों क्या पनीर प्राप्त होता है? बताइए
बताइए दोस्तों, दूध में आप क्या डाल देंगे तो आपको पनीर मिल जाएगा? तो आप दोस्तों सिट्रिक अम्ल डाल देंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हैजा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, फेफड़े, आंत या हृदय? दोस्तों हैजा रोग में हमेशा आंतें प्रभावित होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? आलू, अनाज, दूध या मुर्गा? बताइए दोस्तों, मुर्गा या चिकन या मटन, कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, बताइए क्या है जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों वह है मुर्गा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? नीम से, सिनकोना से, बरगद से या यूकेलिप्टस से? बताइए दोस्तों, जो मलेरिया की दवा कुनैन है यह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? थायमीन, पायरिडॉक्सिन, नियासिन या राइबोफ्लेविन? बताइए तो दोस्तों, जो विटामिन B6 है इसका दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्कैपुला, स्टेपीज, कोक्सल हड्डियां या फीमर? बताइए दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और दोस्तों इसको स्टेपीज कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के साथ व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? दोस्तों जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है वह केवल ओ से ले सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? पोलियो के टीके की, इंसुलिन के टीके की, रेबीज रोधी टीके की या दोस्तों पेंसिलिन की? बताइए जो लुई पाश्चर भाई साहब थे इन्होंने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों इन्होंने रेबीज रोधी टीके की खोज की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबीज दोस्तों रोग किस वायरस के कारण होता है? रेहेब्डो वायरस। कौन सा वायरस? रेहेब्डो वायरस। और ये दोस्तों कुत्ते हो गया या दोस्तों बंदर, इनके काटने से होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है? पानी से डर लगता है। किससे डरने लगता है? पानी से डर लगने लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग किसके द्वारा संचरित होता है? घरेलू मक्खी के कारण, सेटसी मक्खी के कारण, यर्सिनिया पेस्टिस के कारण या मच्छर के कारण? तो दोस्तों यह यर्सिनिया पेस्टिस के कारण संचरित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों गई भैंस पानी में। क्या दोस्तों? गई भैंस पानी में जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए को दोस्तों रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है और ये आंखों से संबंधित विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स? बताइए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जो विटामिन बी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है। किसकी? विटामिन डी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य है। इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, ये तो दोस्तों बच्चों वाला सवाल है। ऑप्शन ए 206। क्वेश्चन नंबर 25, स्त्री तथा पुरुषों में समान गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20, 22, 23 या 21? बताइए तो दोस्तों स्त्री तथा पुरुषों में जो समान यानी यक्स यक्स जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या 22 होती है, यानी समान होते हैं। केवल एक गुणसूत्र होता है जो स्त्री या पुरुष का निर्धारण करता है, वह वाई गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है फीमर, थायराइड, यकृत या न्यूरॉन? बताइए दो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यदि आपसे पूछ ले तो वह है थायराइड ग्रंथि। यहां पर पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। कौन सी है? यकृत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, टेकोमा नामक बीमारी से अंग प्रभावित होता है? आंख, यकृत, त्वचा या दोस्तों मस्तिष्क? बताइए टेकोमा नामक जो बीमारी है इससे क्या प्रभावित होता है? दोस्तों टेकोमा बीमारी से हमेशा आंखें प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होता है? आंखें प्रभावित होती हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों,
मानव शरीर की नाड़ियों व तंत्रिकाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, एंथ्रियोलॉजी कहते हैं या हाइड्रोपैथी कहते हैं? बताइए। नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन करने वाली विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सेब में खाने योग्य भाग होता है? पुष्पासन, मध्य फल भित्ति, फल भित्ति या बीजांडासन? बताइए। सेब में जो खाने योग्य भाग होता है वह कौन सा होता है? तो दोस्तों वह कौन सा होता है? पुष्पासन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों जो चिंपैंजी होता है इसमें 48 गुणसूत्र होते हैं। कितने दोस्तों? 48 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्लेटी हेल्पिंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? स्पंज कोशिका, स्टेम कोशिका, फ्लेम कोशिका या वसा कोशिका? बताइए उस कोशिका का क्या नाम है? तो दोस्तों उस कोशिका का नाम फ्लेम कोशिका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 4.4%, 2.3, 5.9 या 3.2? दोस्तों इसका प्रतिशत 4.4% होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु या वायरस जनित रोग है? चिकन पॉक्स, काली खांसी, मलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस? बताइए। वायरस जनित या दोस्तों विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो वह है दोस्तों चिकन पॉक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? हिमालयी भूरा भालू, एशियाई चीता, एशियाई हाथी या दोस्तों धनेश? बताइए। संकटग्रस्त प्रजाति दोस्तों एशियाई हाथी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तपेदिक, दाद, हैजा या कोविड-19? बताइए। दोस्तों कवक के कारण होने वाला रोग दाद होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह मैराथन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों मैराथन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों अगर एक आध क्वेश्चन बीच में मिस्टेक हो गई हो तो उसको सुधार लीजिएगा। बाकी 99.99% आपको चीजें हमने सही बताई हैं। 0.001% का देखिए ये मानवीय भूलें हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।